व्यू 360 में। गैर मुस्लिम को तो आप सिटीजन अमेंडमेंट कानून के जरिए हिंदुस्तान की शहरियत दे देंगे, अब मुसलमान तो स्टेटलेस कर देंगे आप। शहरियत के कानून में तरमीम पर मारूफ भारतीय सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी की गुफ्तगू। मुसलमान खवातीन खिलाड़ियों का हिजाब पहनना मुतनाज़ा क्यों? और पनाहगज़ीनों के मसाइल से निपटने के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। ये है व्यू 360 और मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। भारत में शहरियत के कानून में तरमीम के बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये मनाज़िर हैं भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल-हुकूमत कलकत्ता के, जहाँ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शहरियत के कानून में तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कल क़यादत की। मगरबी बंगाल समेत पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस नए कानून का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है, जिसके तहत पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में मजहब की बुनियाद पर सताए जाने वाले पनाहगज़ीनों को भारत की शहरियत मिल सकेगी, सिवाय मुसलमानों के। भारतीय वज़ीर आज़म का कहना है कि इस तरमीम से कोई मुसलमान शहरी मुतासर नहीं होगा, लेकिन हैदराबाद से 4 मरतबा मुंतखब होने वाले लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ इस इक़दाम के सख्त खिलाफ हैं, उन्होंने इसका मुसव्वदा ऐवान में फाड़ दिया था। हमारे साथ ये सबा शाह खान ने उनसे गुफ्तगू की और पूछा कि हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद उन्हें क्या खदशात हैं। हिंदुस्तान पूरे दुनिया में बल्कि बड़े सगीर में एक कामयाब जमहूरियत है, बावजूद इसके कि उसमें खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, मगर इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी की सरकार इस मुल्क की उसकी जो इथॉस है, उसकी जो रूह है, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है। और मुझे गम और अफसोस इस बात का है कि हमारे बुजुर्गों ने जब आइन का प्रियम्बल लिखा तो ये नहीं कहा कि भगवान या खुदा के नाम शुरू होगा, बल्कि ये पैगाम दे रहे थे कि देखो ये मुल्क तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का है। मगर बीजेपी की हुकूमत एक नफरत का मुजाहरा कर रही है। जब से इख्तिदार पर आई है, हिंदुस्तान के अवाम ने उनको मौका दिया है, ये बात तो नफरत कर रहे हैं, आइन को नहीं मानते, ये आइन की रूह को नहीं मानते। शहरियत के बिल को आपने काला कानून कहा, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये इन्फिल्ट्रेशन को रोकेगा, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इतना झूठ बोलते हैं कि 5.5 साल से इनकी हुकूमत है। आपने कितनों को डिपोर्ट किया बताइए? बमुश्किल 50 लोगों को डिपोर्ट नहीं किया। इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। एक बात समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो भारत की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो कर रही है। इन्फिल्ट्रेशन अगर आपका हो रहा है तो जिम्मेदार तो आप है ना। ये बताइए कि इस वक्त इंडिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, तो क्या ये महज हंगामे ही होकर रह जाएंगे या आप मुतबादिल बयानियां रखने वालों की कोई मूवमेंट उभरते देखते हैं? एहतजाज करना जरूरी है ताकि पूरे मुल्क में वतन अजीज के दीगर अक़वाम को, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को मालूम हो कि भाई ये कानून काला कानून है। ऐसी हिमाकत, ऐसी गलती तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में बैठने वालों बुजुर्गों ने नहीं की। अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सोच और फ़िक्र, उनकी हिकमत उन बुजुर्गों से बढ़ के तो नहीं हो सकती है। अब रहा सवाल के कोई मुतबादिल लीडरशिप या कोई उभरेगा, और अगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अगर वो इस खुला को, इस वैक्यूम को पुर नहीं करेंगे तो यकीनन ये कुदरत का निज़ाम है कि वैक्यूम नहीं रहेगा, उनसे अच्छे लोग आएंगे और इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ेंगे लेके इस चीज़ को। इस बिल के नाक़दीन इस बिल को नस्ल कुशी का आगाज़ भी कह रहे हैं, तो हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस तमाम सूरत हाल में वो मुसलमान जिनकी आवाज़ें अहमियत रखती हैं वो खामोश क्यों हैं, जैसे बॉलीवुड के बड़े अदाकार? ये जो आप इन अजीमुशान शख्सियतों के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, ये नहीं मालूम ये कौन से आसमान के सितारे हैं, मैं इनके बारे में नहीं कह सकता, ना मैं इनकी तर्जुमानी करने का मुझे कोई हक़ हासिल है। मैं अपने आप की तौहीन समझता हूँ इन लोगों के बारे में बात करने की। शहरियत का बिल दोनों पार्लियामान से पास हो चुका है। कांग्रेस के साबिक वज़ीर दाखिला का कहना है कि वो इस बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। इस बिल को लेकर आपका क्या लाए अमल होगा? हम भी इंशाअल्लाह ताला हमारे क़ानून के माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं और अनक़रीब में आज या कल हम उस पर फैसला करेंगे। मगर जहाँ तक आवाम तक जाकर समझाना है, आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना है, वो भी एक बहुत बड़ा अहम काम है। और उस सिलसिले में भी हमारी सियासी पार्टी मुख्तलिफ मिली और तहज़ीबी तंजीमों के साथ हम लोग मिलकर एक प्रोग्राम बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्कगीर पैमाने पर एक एहतजाज होगा, आवाम को बतलाया जाएगा।
ये थे भारतीय सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी जो हमारी साथी सबा शाह खान से इंटरव्यू कर रहे थे। उनके साथ उनका इंटरव्यू था। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में आज भी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। इतवार के रोज़ दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की जानिब से तलबा पर तशद्दुद के वाक़े के बाद एहतजाज का सिलसिला कई और कैंपसेस पर भी फैल चुका है। लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं और उन पर खास तनकीद की जा रही है। ट्विटर पे शाहरुख खान से कहा जा रहा है कि वो खुद जामिया मिल्लिया के ग्रेजुएट हैं, तो आज इस इदारे के तलबा की खातिर कुछ बोलते क्यों नहीं। जबकि अक्षय कुमार को ये वजाहत देना पड़ी कि जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट्स पर तशद्दुद की एक वीडियो उन्होंने गलती से लाइक कर दी थी। बॉलीवुड की खामोशी पे तनकीद का जवाब देते हुए मारूफ हिदायतकार महेश भट्ट ने ट्विटर पे कहा कि जो लोग ताकतवरों के करीब होते हैं वो कभी उनसे सच नहीं बोलते। ताकतवर के सामने सच कहना मुश्किल है और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे ताकतवर से बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। अदाकार अनुराग कश्यप ने भी अपने साथियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हुकूमत फैशिस्ट है और मुझे ये देख के गुस्सा आ रहा है कि जिनकी आवाज़ फ़र्क पैदा कर सकती है वो खामोश हैं। दिया मिर्जा ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है उस पर हम सब का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। और अदाकार मीर फजल अली ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने हमेशा एहतियात से काम लिया लेकिन अब नहीं कर सकता। मेरे बहुत से साथी कुछ नहीं कह रहे लेकिन मेरी दुआ है कि हम समझ जाएं कि करियर इंसानियत से बढ़कर नहीं होता। अपने सियासी नजरियात से बालातर होकर जल्द कुछ करें। तो बॉलीवुड सितारे इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर उतरवाने और उनकी हिमायत करने पर भी काफ़ी शदीद तनकीद का सामना कर चुके हैं। क्या बॉलीवुड के सितारों को सियासत पे बात करनी चाहिए और क्या कहना चाहिए इस वक्त उन्हें? आपकी राय हम जानना चाहेंगे। हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। खेल में नाम बनाने के लिए किसी भी खिलाड़ी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे फिटनेस को बढ़ाना, खेल में महारत हासिल करना और वसाइल की कमी के बावजूद मेहनत करते रहना। लेकिन बहुत सी मुसलमान लड़कियों के लिए कदम उस वक्त रुक जाते हैं जब उन्हें हिजाब पहनकर मैदान में उतरने की इजाज़त नहीं मिलती। अमेरिकी रियासत ओहायो में रहने वाली 16 साल एथलीट नूर इस्कंदरिया अबू करम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें हिजाब पहनने की वजह से दौड़ के एक मुकाबले से बाहर कर दिया गया, लेकिन अब वो उन उसूलों को बदलने की कोशिश में लगी हैं ताकि जो उनके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। ओहायो की नवाह में टोलेडो में परवरिश पाने वाली एथलीट नूर की जिंदगी अपनी हम उम्र लड़कियों जैसी ही थी, लेकिन 19 अक्टूबर को रेस खत्म होने के बाद उसके साथ एक गैर मामूली वाकया पेश आया। I ran my best race at the time. मैंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए दौड़ खत्म की और जब अपना स्कोर मालूम करने की कोशिश की तो मेरा नाम वहाँ नहीं था। मैंने अपनी टीम की लड़कियों के पास जाकर मालूम किया तो पता चला कि मुझे दौड़ के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। मेरे पूछने पर पता चला कि ये फैसला मेरे हिजाब पहनने की वजह से हुआ है। मेरा दिल टूट गया और मैं परेशान और बोझल दिल के साथ वहाँ से चली आई। ये सूरत हाल नूर की वालिदा के लिए भी परेशान कुन थी। ये तकलीफ दे है नूर के वालिदैन के तौर पर इसकी कैफियत को महसूस करना, उसकी बर्दाश्त और दूसरों को माफ कर देने की तबीयत। उसे अपनी टीम से बहुत प्यार है, उसने ये सब कबूल कर लिया है। ओहायो हाई स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन के मुताबिक मसला ये है कि तालिब इल्म अपने मजहबी पहनावे के साथ दौड़ सकते हैं, लेकिन इससे कबल उन्हें ऐसा करने के लिए एक इजाजतनामा हासिल करना होता है, जबकि नूर इसके बगैर ही खेल में हिस्सा ले रही थी। अब हुकाम ने कवानीन के इतलाक का फैसला किया है। उसके साथ ही इस सूरत हाल पर सख्ते में थी। मेरे ख्याल में उसूल तब्दील होने चाहिए, ये सही नहीं है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद से स्कूल ने वेवर या इस्तिस्ना का लेटर जमा करवा दिया है, जिसके बाद नूर हिजाब पहनकर खेल में हिस्सा ले सकती है, लेकिन शर्मिंदगी के वो लम्हे तो वापस नहीं आ सकते। उन्होंने सबके सामने इसे नाअहल करार दिया है। उनमें इतनी इखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि वो अपनी गलती भी सबके सामने तस्लीम करें। What do you want to be in next 5 or 10 years? So when I see myself in the future, कॉलेज लेवल पर खेलों में शमूलियत, चाहे वो सॉकर हो या दौड़ के मुकाबले, क्योंकि मैं दोनों ही में हिस्सा लेती हूँ। नूर कहती हैं कि इस वाक़े ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया है जहां वो इन असूलों को बदलने के लिए आवाज उठा सकती हैं। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली इब्तिहाज मोहम्मद हिजाब के साथ अमेरिका की जानिब से सन 2016 में रियो में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली अमेरिकी खातून हैं। नूर को नाअहल करार दिए जाने के फौरी बाद इब्तिहाज ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में उन्हें सपोर्ट किया। मोहम्मद जाफर हान के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। हिजाब पहनकर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलने का हक हासिल करने के लिए मुसलमान खवातीन साल से जिद्दोजहद कर रही हैं। 2007 में कैनेडियन खिलाड़ी असमाहान मंसूर ने फुटबॉल मैच के दौरान हिजाब पहनना चाहा तो फीफा ने पहले तो मजहब और फिर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाकर मना कर दिया।
2011 में ईरान की फुटबॉल टीम ने हिजाब पहनकर उर्दन के साथ मैच खेला तो पूरी टीम पर पाबंदी लग गई, लेकिन फिर 2014 में फीफा ने हिजाब से पाबंदी हटा ली। तब्दीली के सफर के कुछ और अहम लम्हात के बारे में बता रही हैं हमें आज नुखबत मलिक। 2014 में पहली बार जब फुटबॉल की बैनुल-अक़वामी तंजीम फीफा ने ऐलान किया कि खेलों में अब पगड़ी और हिजाब पहना जा सकता है, तो दुनिया भर में एथलीट्स ने इस फैसले को सराहा। एथलेटिक परफॉर्मेंस के एहतराम के कुछ उसूल हैं। मुकाबले के दौरान पर्दा मुनासिब अंदाज में होना चाहिए ताकि हरकत करने में दुश्वारी ना हो। मैं जब हिजाब पहनकर जिम आने लगी तो मुझ पर तनकीद की बजाय लोगों ने मुझे सराहा। 2016 में इब्तिहाज मोहम्मद वो पहली अमरीकी मुसलमान खातून थी जिन्होंने ओलंपिक्स में हिजाब पहनकर अमरीका की नुमाइंदगी की। क्या ये फैसला कोई और करेगा कि एथलीट्स को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? ये किसी की मर्जी नहीं है, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। और अगर किसी को इस पर एतराज है तो उसे खेलों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेलों की दुनिया सबके लिए है। रंग, नस्ल, मजहब वगैरह इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एथलीट्स के इस अज़्म को सराहते हुए 2017 में पहली बार नाइकी ने अपनी मसनूआत में एक ऐसा हिजाब मुतारिफ करवाया जिसे परफॉर्मेंस हिजाब का नाम दिया गया। हम तमाम खवातीन और तमाम एथलीट्स के लिए बराबर सहूलतों पर यकीन रखते हैं। ये हिजाब ऐसी कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनका एक मजहबी अकीदा है, जो इन्हें खेलों में हिस्सा लेने की इजाजत भी देता है। यही वजह है कि हमने हिजाब तैयार किया। फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों के अलावा कोह पैमाई और फिगर स्केटिंग में भी खवातीन एथलीट्स ने हिजाब पहनकर अपने आप को मनवाया है। लेकिन दूसरी जानिब फ्रांसीसी कंपनी डीकैथलॉन को दौड़ में हिस्सा लेने वाली खवातीन एथलीट्स के लिए अपने रनिंग हिजाब मुतारिफ कराने के फैसले को इस साल फरवरी में शदीद तनकीद के बाद वापस लेना पड़ा। फ्रेंच सियासतदानों का कहना था कि ये प्रोडक्ट डीकैथलॉन की सेक्युलर इक़दार के बरखिलाफ थी। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। खेलों के लिए मलबूसात बनाने वाली कंपनी नाइकी ने प्रो हिजाब लाइन के बाद अब मुसलमान खवातीन के लिए स्विम वेयर भी मुतारिफ कराई है, जो कि अगले साल फरवरी से मार्केट में दस्तयाब होगी। लेकिन खेल के मैदान में हिजाब पहनकर उतरना क्यों मुतनाज़ा है, इस बारे में मजीद बात करेंगे सिरी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मुंसलिक सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सादिया तूर से। डॉक्टर तूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए सबसे पहले तो कि कंपनियां तो हिजाब पहनने वाली खवातीन के लिए प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो तो इस मार्केट में टैप कर रही हैं। जो खवातीन हिजाब पहनती हैं उन्हें आम लोग क्यों अब भी दूसरों से अलग समझ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सारा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो ये जो आपने सवाल पूछा है उसका एक तरह से तो जो आपने पस मंज़र अभी खींचा है प्रोग्राम में, उसका जवाब उसी में से निकल सकता है। बात यह है कि कंपनी तो सरमायादार हैं, उन्होंने तो मार्केट देखनी है। ऐसा नहीं है कि उनमें भी प्रेजुडिस वगैरह नहीं होती, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि ये एक उभरती हुई लहर है हिजाबी एथलीट्स की, तो वो उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। रही बात कि ये मसला क्यों बन रहा है, तो उसका तो पस मंज़र सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामोफोबिया है, जो ग्लोबल तौर पे आप देख रहे हैं। आपने जो मेंशन किया कि फ्रांस और अब क्वेबेक में भी जो हिजाब के खिलाफ कवानीन, बल्कि हिजाबी खवातीन के खिलाफ कवानीन पास किए गए हैं, वो एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो ये डिमांड करता है कि औरतों को जो है अब एक तो ये कि जी मजहबी जो है पहनावा सामने नहीं आना चाहिए, सिंबल्स वो सामने नहीं आनी चाहिए पब्लिक में। अब ये तो बहुत फजूल किस्म की बात है, क्योंकि लोग जो है हर किस्म के मजहबी सिंबल्स पहन के फिरते हैं और आप खुद कहते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं। तो यहाँ तो क्लियर है कि एक खास किस्म की रेसिज्म है, खास किस्म की जो है इस्लामोफोबिया है। उस गुफ्तगू में, जैसा आपने कहा, उस गुफ्तगू में दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को भी शामिल कर दिया जाता है। जैसे अगर सिख हैं तो वो सर को अगर कवर करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो उसको भी शामिल कर दिया जाता है। जी, नॉमिनल तौर पे लेकिन ये बहुत क्लियर होता है, क्योंकि अब फ्रांस का जो आपने अगर आप देखें जो लॉ है उसमें तो ये है कि प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की टीचर्स नहीं पहन सकती हिजाब। राइट। वहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर कि अगर कोई सिख साहब हो और वो पगड़ी पहन के जाएं तो हो सकता है वो अपने आप को ये कहने के लिए कि हम एंटी इस्लाम नहीं है कुछ कर दें, लेकिन
एक्चुअली ठीक है, तो आपको लगता है कि फोकस जो है वो मुसलमान है। अब ये बताइए कि एक तरफ हम देखते हैं कि खवातीन को हिजाब पहनने पे किसी मुल्क में पाबंदी लग जाती है, दूसरी जगह हम देखते हैं कि खवातीन ने अगर खेलना है तो वो शॉर्ट नहीं पहन सकती। तो दोनों जगह पे हम देखते हैं कि जो खवातीन का लिबास है वो बहस और तवज्जो का मरकज बना होता है। क्या वजह है इसकी? खवातीन की बॉडीज को जो पुलिस किया जाता है उसकी क्या वजह है? ये तो आपको पता है बहुत पुराना मसला है पूरी दुनिया में, और इसका अगर जवाब तो खैर बहुत पेचीदा है और लेकिन सिंपल भी है, क्योंकि हम एक फिदरसरी निज़ाम में रहते हैं पूरी दुनिया में। उसकी शक्ल हर सोसाइटी में थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन है फिदरसरी, पेट्रियार्की। तो उसके अंदर औरतों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उनकी खास तौर पे उनकी जो कहते हैं मॉरल रेगुलेशन, सेक्सुअल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो हर तरफ से आप देखते हैं कि अब टेनिस के अंदर एक तरफ तो विंबलडन में जो है बहुत स्ट्रिक्ट वो कवानीन है कि जी स्कर्ट पहननी है। अब आप ये बताएं कि स्कर्ट पहनने का टेनिस खेलने से क्या ताल्लुक है। ओलंपिक्स के अंदर जो है बीच वॉलीबॉल वाला जो स्पोर्ट है उसके अंदर आप देखें खवातीन को क्या पहनना पड़ता है। आप उनके मर्द हजरात को देखें तो उनके ऊपर उस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती कि वो बीच वेयर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो खास बिकिनी वेयर जो उसको स्पोर्ट्स वेयर का एक तरह से दिया गया होता है लेयर। इस्लामिया और इस्लामोफोबिया और पेट्रियार्की, ये दो बड़े कह लीजिए कि अम्ब्रेला इश्यूज हैं जिनकी वजह से मुसलमान खवातीन को आज जो सूरत हाल जिसका वो सामना कर रही हैं वो करना पड़ता है। लेकिन एक खुशाइन बात ये भी है कि मुसलसल खवातीन जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने देखा भी फीफा ने अपने रूल्स चेंज किए। सो एक लंबा सफ़र है मुसलमान एथलीट्स के लिए, लेकिन वो इसमें कुछ कामयाबी की मनाजिल भी तय करी हैं। डॉक्टर तूर हमारे साथ थी न्यूयॉर्क से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तूर फॉर योर टाइम। थैंक यू सारा। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलकर पनाहगज़ीनों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन का पहला ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में जारी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आज शिरकत की। दुनिया भर में आज रिकॉर्ड 7 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो बदमनी, गुर्बत, जबर और दीगर मज़ालिम से बचने के लिए अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इनमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा पनाहगज़ीन हैं जिन्हें जान बचाने की खातिर अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा। अक्सरियत का ताल्लुक शाम, अफगानिस्तान और जनूबी सूडान से है। एशिया में पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने वालों में तुर्की और पाकिस्तान सबसे आगे हैं, जबकि अफ्रीका में युगांडा सबसे ज़्यादा अफराद को पनाह दे रहा है। तो इस वक्त हम चलेंगे जेनीवा, जहाँ पे ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम में शरीक UNHCR के पाकिस्तान में तर्जुमान जनाब बाबर बलोच हमारे साथ बज़रिया स्काइप मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया VOA के लिए टाइम निकालने का। UNHCR साल हर साल से कई दहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन रेफ्यूजीज़ फिर भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना ही कर रहे हैं। तो इस वक्त जो फोरम हो रहा है उसमें आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या तजावीज़ आनी चाहिए? UNHCR पाकिस्तान को मज़ीद क्या करता देखना चाहता है? बहुत शुक्रिया। आज का जो फोरम है उसको हम कहते हैं कि दुनिया में ये अपनी सतह का वाहिद फोरम है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर 4 साल के बाद हम उन ममालिक को जो पनाहगज़ीन रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी करते हैं और बाकी तमाम दुनिया को एक साथ ला के यहाँ पे जमा करें, जैसे हमने अभी किया है, और उनको ये एक रियलाइजेशन कराएं कि जो ये हिजरत का मसला है, जब लोग मजबूर होते हैं अपने घर बार छोड़ने पे, ये सियासत से बालातर है, ये इंसानियत का मसला है। जब तक सब ममालिक, ना सिर्फ बल्कि ममालिक जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जिनकी मदद करते आ रहे हैं, बल्कि आलमी इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, सबको मिल के काम करना पड़ेगा ताकि वो हालात जिनको ये रेफ्यूजीज छोड़ के आए हैं वो हालात बेहतर हो सकें। अगर वो नहीं होता तो जिन ममालिक में, जिन कम्युनिटीज़ में जहाँ पे इनकी मेज़बानी हो रही है वहाँ पे इनकी मदद और दादरसी की जाए। आपको पता होगा कि दुनिया में 90% से ज़्यादा मुहाजिरीन, 25-26 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे गरीब तरीन कम्युनिटीज़ और ममालिक में उनकी मेज़बानी हो रही है। बिल्कुल। तो ये बताइए, आप पाकिस्तान में मज़ीद क्या होता देखना चाहते हैं? जिस तरह आपने कहा कि अगर हालात ऐसे नहीं बनते कि ये लोग अपने मुल्कों को वापस जा सकें, तो जो होस्ट कंट्रीज़ हैं वो इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें। तो पाकिस्तान के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं?
पहली तो ये हम बात यहाँ पे उजागर करना चाह रहे हैं कि जो ममालिक हैं जहाँ पे ये मुहाजिरीन आके कई दहाइयों से बसे हुए हैं और जहाँ से अब भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आप देख लें, आप एशिया की सूरत हाल देख लें, आप अफ्रीका की सूरत हाल देख लें, काफ़ी लोग मजबूर हो रहे हैं घर बार छोड़ने पे। उनको सेफ्टी की ज़रूरत है, उनके ये ज़रूरी है कि उनको पनाह जो है ना वो दी जाए। लेकिन दूसरी तरह पे ये भी तो रियलाइजेशन होना चाहिए कि जिन ममालिक ने कई दहाइयों से उनकी मेज़बानी की है उसको माना जाए, और ये भी माना जाए कि ये सिर्फ उन ममालिक की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आलमी मसला है। इसमें ना सिर्फ दूसरे ममालिक बल्कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो प्राइवेट हों ये चाहे वो किसी और तरह के हों, जो ये वस रखते हैं उनके वो उनकी मदद करे, कुछ किया जाए उनके लिए। इसलिए ये फोरम क्योंकि ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि वो होस्ट तो इतने सालों से कर रहा है, लेकिन एक तो रेफ्यूजीज इसलिए गैर यकीनी का शिकार है कि उनके नए महाजिर कार्ड ही नहीं अभी तक उनको मिले। उनकी तौसी तो हो गई स्टे में, अब वो अपने बैंक अकाउंट्स नहीं खोल पा रहे। हालांकि इसको बहुत खुशाइंद इकदाम करार दिया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अब अफगान पनाहगज़ीन अकाउंट्स खोल सकते हैं, उनके लिए बिजनेस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जाहिर है जब वो अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस करेंगे तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी अच्छा होगा। तो स्टेप्स तो गवर्नमेंट उठाना चाह रही है, लेकिन उसके रास्ते में कुछ रुकावटें भी खड़ी हैं। रिकमेंडेशंस मैं आपसे जानना चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए आपकी क्या होंगी, लेकिन बिकॉज ये इतना बड़ा इशू है जिसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है, तो ये बताइए फिर कि ग्लोबल कम्युनिटी पाकिस्तान की मजीद मदद कैसे कर सकती है। UNHCR साल से पाकिस्तान में काम तो कर रहा है, मजीद क्या करना है? बिल्कुल, पिछले 4 दहाइयों से जब पहली दफ़ा अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आमद शुरू हुई, UNHCR उस वक्त से पाकिस्तान की हुकूमत और कम्युनिटीज़ के साथ मिल के काम कर रही है। जो काम करना चाहिए वो ये है कि लोकल लेवल पे मुहाजिरीन को या रेफ्यूजीज़ को इंक्लूसिव पॉलिसीज़ में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें स्कूल शामिल हैं, जिसमें हॉस्पिटल शामिल हैं, जिसमें जो तकनीकी उनको स्किल्स चाहिए वो शामिल है। लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे उजागर करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक मुल्क अकेला इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये एक आलमी मसला है। इस वक्त 14 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त कोई 30 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन हैं, और ये 4 दहाइयों से जो अफगानिस्तान का मसला है वो चल रहा है, और ये मुहाजिरीन मजबूर हैं इन ममालिक में पनाह लेने पे। तो जब तक वो उनको ये बावर नहीं हो जाता कि उनकी जानें महफूज हैं वतन वापस जाने में, उनकी मदद और उन कम्युनिटीज की मदद और उन ममालिक की मदद जरूरी है, एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। और आखिर में ब्रीफली हमें ये बता दीजिए कि क्या हम इस फोरम के एंड पे कोई मुआहिदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई रिलीफ पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मुख्तसर बता सकें? जो हमने देखा है वो ये कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना जोक तर जोक आगे आ रहे हैं, वो ये प्लेज कर रहे हैं कि वो भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालेंगे। कल जो जहां से हमने शुरू किया था 250 मिलियन 4 से ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, 100 प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस की कोलिशंस है, उन्होंने कहा है कि 250 मिलियन $US शुरू में वो दे रहे हैं। वो लोगों को तकनीकी ट्रेनिंग देंगे और ममालिक के साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच बाबर बलोच, UNHCR के पाकिस्तान में तर्जुमान हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये 3 रोज़ा फोरम जिनीवा में जारी है, इसकी अपडेट्स हम आपको अपनी वेबसाइट पे देते रहेंगे। आइए urdu.voa.com के पेज पर, उसके अलावा facebook.com/voa का पेज आपके लिए हर वक्त हाजिर होता है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa, और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको दिलचस्प वीडियोस, तस्वीर और खबरों की झलकियाँ भी मिलेंगी। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।